नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया के आगे चुनाव आयोग की हार की, राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की साजिश की। जानेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव जीतकर भी कैसे हार गई बीजेपी, ट्रंप के यू टर्न पर पीएम के बयान से कैसे घिरे मोदी सरकार, देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों याद दिलाया भारत का संविधान, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने एसआईआर पर उठाए सवाल। बिहार में 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। चुनाव आयोग ने अब तक नहीं बताया इसका कारण। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले उठा भाषा और क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा। राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को बंगाली ही चलाएगा, दिल्ली के लोग रहें दूर। 13 सितंबर को पीएम के दौरे से पहले मणिपुर में बवाल। मणिपुर में यूनाइटेड नगा काउंसिल ने 2 नेशनल हाईवेज को किया ब्लॉक। केंद्र से की भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग रोकने की मांग। शेयर बाजार में तेजी। 323 अंकों की बढ़त के साथ 81,425 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 104 अंकों की बढ़त के साथ 24,973 पर बंद हुआ निफ्टी। वोट चोरी अभियान का असर दिखाई देने लगा है। चुनाव आयोग अब दबाव में दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्ष की ही जीत हुई है और अब कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को इंडिया गठबंधन की बड़ी मांग के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। तो क्या है चुनाव आयोग का वो आदेश जिसे माना जा रहा है विपक्ष की बड़ी जीत? देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को मानने से इनकार कर रहा चुनाव आयोग आखिरकार झुक गया है। आधार को गैर जरूरी बताने वाले चुनाव आयोग को अब एसआईआर की प्रक्रिया में आधार को शामिल करना पड़ा है। राहुल गांधी पहले दिन से ही ये बात कह रहे थे कि चुनाव आयोग बड़ी संख्या में पहले लोगों के नाम काटेगा और आखिरी समय पर बीजेपी समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए जाएंगे। वोट चोरी कर बिहार में बीजेपी को चुनाव जिताने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। विपक्ष ने आधार का मुद्दा उठाते हुए सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग पर इसे लेकर तीखी टिप्पणी की और 8 सितंबर को हुई सुनवाई के बाद तो चुनाव आयोग को सीधे सीधे आदेश दे दिया कि एसआईआर में आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से अब बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर नया निर्देश जारी किया गया है, जिसमें आधार को एसआईआर में पहचान के प्रमाण के रूप में माना जाए। इससे पहले 24 जून को चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की जांच के लिए 11 दस्तावेजों की एक सूची जारी की थी, जिनमें जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और एजुकेशनल सर्टिफिकेट शामिल थे। अब आधार को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। बिहार के सीईओ को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड को 11 दस्तावेजों के अलावा 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि आधार अधिनियम की धारा 9 के अनुसार नागरिकता के प्रमाण के रूप में, जिसमें इसमें कहा गया है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23(4) के तहत आधार कार्ड पहले से ही किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से दस्तावेजों में से एक है। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि ये निर्देश सभी जिला चुनाव अधिकारियों, ईआरओ और असिस्टेंट ईआरओ को जानकारी दी जानी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ये शिकायत की जा रही थी कि उसके निर्देश के बावजूद बीएलओ आधार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई थी। इसी का असर अब दिखाई दे रहा है। इससे पहले कोर्ट ने 10 जुलाई को चुनाव आयोग से आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को स्वीकार करने पर विचार करने को कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की राय को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद 28 जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि एसआईआर में आधार कार्ड को भी शामिल करें, लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की बात फिर नहीं मानी। 14 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को शामिल करने के निर्देश दिए, लेकिन कोर्ट का आदेश लगातार नजरअंदाज करने वाले चुनाव आयोग पर जब कोर्ट सख्त हुआ तो अब आयोग लाइन पर आ गया है। आधार कार्ड को अब एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है। ये विपक्ष की बड़ी जीत मानी जा रही है, खास तौर पर राहुल गांधी की जो वोट चोरी रोकने के लिए पूरे देश में अभियान चला रहे हैं, जिससे बीजेपी घबराई हुई है। राहुल रायबरेली पहुंचे थे और बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को रोकने की एक बार फिर कोशिश हुई, लेकिन ये कोशिश भी बीजेपी पर ही भारी पड़ गई। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी से बीजेपी का खौफ अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। योगी के मंत्रियों को सड़क पर उतरकर राहुल को रोकने की कोशिश करनी पड़ रही है। पीएम को गाली देने के मामले को लेकर योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी का रास्ता रोकने के लिए सामने आ गए। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के चलते रायबरेली पहुंचे राहुल का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया, लेकिन बीजेपी की लाख कोशिश के बाद भी राहुल गांधी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और उन्होंने बटोही रिसोर्ट में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला
उन्होंने कहा कि विरोध के बाद भी चुनाव आयोग तानाशाही कर रहा है। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के नेता और हमारे प्यारे कार्यकर्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, कैसे आप लोग? शुरुआत में मैं आप सबको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने चुनाव में हमारा पूरा समर्थन किया, पोलिंग बूथ में हमारी मदद की और अपनी पूरी शक्ति कांग्रेस पार्टी को और हमें इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। जहां भी मैं जाता हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जब मिलता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप हमारे पूर्वज और आपसे कहना चाहता हूं कि आप कभी वापस चले। पूरे देश में एक नई सच्चाई बाहर आ रही है। पहले लोग चुनाव के बारे में कहते थे कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, मगर सबूत में कोई ईवीएम कहता था, कोई वोटर लिस्ट की बात करते थे, मगर हाथ में सबूत नहीं। महाराष्ट्र में और हरियाणा में लोकसभा के बाद जो चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें हमें ब्लैक एंड व्हाइट में सबूत मिले। महाराष्ट्र में लोकसभा में हमारी पार्टी जीतती है, हमारा गठबंधन जीतता है। 4 महीने बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश में 90% आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासियों की है, लेकिन ये बीजेपी आरएसएस के लोग नहीं चाहते हैं कि ये कभी आगे बढ़े। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये उनका छठा रायबरेली दौरा है। वहीं बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन की एकजुटता देखने को मिली। राहुल गांधी के स्वागत में समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाए। सपा प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी राहुल निर्मल बागी का एक पोस्टर चर्चा में है। इसमें राहुल, अखिलेश और तेजस्वी को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शाया गया है। पोस्टर को लेकर राहुल निर्मल बागी ने कहा कि जिस तरह राहुल, अखिलेश और तेजस्वी दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर उभरे हैं, निश्चित रूप से वो कलयुग के ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार है। यानी साफ है कि राहुल गांधी ने पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे बीजेपी बौखलाई हुई है। राहुल गांधी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। बीजेपी की हर रणनीति राहुल और इंडिया गठबंधन के आगे फेल हो रही है और इसका असर उपराष्ट्रपति चुनाव में भी दिखाई दिया। जहां 3 साल के अंदर ही एनडीए के वोटों में जबरदस्त गिरावट आई है, तो उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैसे जीत कर भी हार गया, देखेंगे रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव की सियासी बाजी एनडीए ने अपने नाम कर ली है। इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को मात देकर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राधाकृष्णन भले ही एनडीए की ताकत से ज्यादा बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन बीजेपी जीत कर भी हार गई है। ऐसे में पीएम मोदी की कुर्सी पर संकट दिखाई देने लगा है। जगदीप धनखड़ के मुकाबले उन्हें 76 वोट कम मिले हैं। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। 3 साल पहले उपराष्ट्रपति चुनाव से अगर राधाकृष्णन की जीत की तुलना करें तो साफ दिखता है कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा था। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने इंडिया गठबंधन में सेंधमारी की है, लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उसमें साफ है कि इंडिया कैंप में कोई सेंधमारी नहीं हुई। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर तमाम नेताओं के बयान आए हैं। बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती चुनाव जीतने से नहीं आती, बल्कि संवाद, असहमति और भागीदारी से ही लोकतंत्र जीवंत होता है। विचारों की लड़ाई अब भी जारी रहेगी और वो हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खड़े रहेंगे। ये हार अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये एक चुनाव से कहीं बढ़कर था। ये विचारधारा की लड़ाई थी जिसने इस बात की पुष्टि की है कि हमारे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्तावादी प्रवृत्तियों वाली सरकारों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। साथ ही खड़गे ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति से विपक्ष की भूमिका में दखल न देने और विपक्ष के साथ पक्षपात न करने की उम्मीद भी जताई।
वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने नतीजों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि ये लड़ाई सैद्धांतिक थी। हम जानते थे कि उनके पास पहले से बहुमत है, फिर भी हमने सीपी राधाकृष्णन को निर्विरोध नहीं चुनने दिया जैसा बीजेपी चाहती थी। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत का अंतर बीजेपी की चिंता को बढ़ा रहा है, तो चिंता अमेरिका की नीति ने भी बढ़ा रखी है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार के मंत्री लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। पर ट्रंप के एक बयान जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया, उसका जवाब तुरंत पीएम मोदी की तरफ से दिया गया, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए सरकार को सचेत किया है। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट। अमेरिका और भारत के रिश्ते में तनाव बना हुआ है। टैरिफ बढ़ाने के बाद पीएम मोदी और ट्रंप के रिश्तों में खटास की चर्चाएं शुरू हो गई थी, लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ट्रंप के इस पोस्ट की हर तरफ चर्चा हो रही है। खास बात यह है कि ट्रंप के पोस्ट पर पीएम मोदी ने भी रिएक्ट किया है। पीएम मोदी ने जवाब देते हुए लिखा, भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएं भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए भी उत्सुक हूं। हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस ने मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि क्या भारत और अमेरिका वाकई इतने पक्के दोस्त हैं कि ट्रंप ने 35 से ज्यादा बार खुद को भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का सूत्रधार बताया है और इस संघर्ष को रोकने के लिए ट्रेड का इस्तेमाल किया। अब ट्रंप और मोदी की दोस्ती को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अब इस दोस्ती का भारत पर क्या असर पड़ता है, ये तो देखना होगा। ट्रंप कब पलटी मार जाएंगे इसके बारे में वो खुद ही नहीं जानते, इसलिए विपक्ष सरकार की नीति पर सवाल कर रहा है। तो सवाल उमर खालिद की जमानत को लेकर भी उठ रहे हैं। 5 साल से जेल में बंद खालिद की जमानत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट से खालिद को मिलेगी जमानत, देखेंगे रिपोर्ट। जेएनयू के पूर्व छात्र और दिल्ली में 2020 के सांप्रदायिक टकराव के आरोपी उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। खालिद पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए थे और वो पिछले 5 सालों से हिरासत में हैं। हाल ही में 2 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने अपने फैसले में खालिद और सह आरोपी शर्जील इमाम की भूमिका को गंभीर बताया था। अदालत ने कहा कि इन दोनों ने ऐसे भाषण दिए थे जिनका मकसद एक समुदाय को सामूहिक रूप से लामबंद करना था, जिससे दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। खालिद के साथ हाईकोर्ट ने शर्जील इमाम, अतहर खान, खालिद सैफी और कई अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी थी। इन आरोपियों में मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, मीरा हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं। इनमें से शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिमा पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका दायर कर चुके हैं और अब शर्जील इमाम ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इन सब के बीच अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि वो इस मामले पर क्या फैसला लेता है। उमर खालिद की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करेगा और कब तक फैसला आएगा, इस पर सभी की नजरें हैं। तो नजरें राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर भी टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है और सुनवाई के दौरान सीजेआई ने देश के संविधान का मुद्दा उठा दिया। तो क्या कहा सीजेआई ने, देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई जारी है और इसी सिलसिले में 10 सितंबर को भी सुनवाई हुई। इस सुनवाई का मकसद ये तय करना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए राज्य विधायिका के विधेयकों पर फैसला लेने के लिए कोई समय सीमा तय कर सकता है या नहीं। इस सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई ने नेपाल में हुई राजनीतिक अस्थिरता का हवाला देते हुए भारतीय संविधान पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। हमारे पड़ोसी देशों में क्या हाल है, नेपाल में भी हमने देखा। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने भी बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए सीजेआई की इस बात का समर्थन किया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्यपालों के विधेयकों को लंबे समय तक रोके रखने के कार्य का बचाव किया, लेकिन सीजेआई ने उनके तर्क पर सवाल उठाया।
दरअसल ये सुनवाई उस घटना को लेकर हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को विधेयकों में देरी करने के लिए फटकार लगाई थी और 30 दिनों के भीतर निपटारे का फैसला सुनाया था। ये मामला भारत के संघीय ढांचे और विधायिका के साथ कार्यपालिका के बीच शक्ति संतुलन के लिए काफी अहम माना जा रहा है। लगातार हो रही सुनवाई के दौरान सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका असर भविष्य में राज्यपालों और राष्ट्रपतियों की संवैधानिक भूमिका पर पड़ सकता है। CGI ने नेपाल में चल रहे प्रदर्शन को लेकर टिप्पणी करते हुए देश के संविधान की ताकत बताई, तो नेपाल में भी अब हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। PM ओली के इस्तीफे के बाद अब देश सेना के नियंत्रण में चला गया है। काठमांडू सहित सभी बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। नेपाल में इन दिनों भयानक बवाल देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए और उनका प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसके बाद मजबूरन KP शर्मा ओली को PM पद से इस्तीफा देना पड़ा। चर्चाएं चल रही हैं कि ओली देश छोड़कर भाग गई हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने अब कई मांगे रखी हैं। इनमें शासन में व्यापक सुधार और पिछले 3 दशकों में राजनेताओं की लूटी गई संपत्तियों की जांच की मांग शामिल है। आंदोलनकारियों ने ऐलान किया है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान जान गंवाने वाले सभी लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही देश के संविधान में संशोधन या इसे नए तरीके से लिखा जाना भी मांग में शामिल है। बीते दिन प्रदर्शनकारियों ने संसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी आगजनी की, जिसके बाद हालात संभालने के लिए नेपाल आर्मी चीफ जनरल अशोक राज खुद मैदान में उतर आए। उन्होंने आंदोलनकारियों को सेना मुख्यालय बुलाकर बातचीत की और उनकी मांगों को सुना। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए जनता से शांति का आह्वान किया। अब काठमांडू एयरपोर्ट और सरकार के मुख्य सचिवालय, सिंह दरबार जैसे अहम ठिकानों पर सेना का नियंत्रण है। देश की सीमाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। जरूरी सेवा से जुड़ी गाड़ियों को ही छूट दी गई है। सेना ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शन, तोड़फोड़, लूट, आगजनी या किसी भी व्यक्ति और संपत्ति पर हमला अब दंडनीय अपराध माना जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सेना ने नागरिकों और मीडिया से अपील की है कि वो सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। इस बीच नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सेना ही देश चलाएगी, क्योंकि नेपाल में बांग्लादेश की तरह अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इस समय तो सेना ने देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। हालांकि देश के जो हालात हैं वो तुरंत संभलते नहीं दिखाई दे रहे। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। नेपाल में जनता ने तख्ता पलट कर दिया, जिसकी दुनिया भर में काफी बड़ी खबर बन गई। लेकिन ऐसे में बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने अपना बयान दिया और कहा कि काश नेपाल भारत का हिस्सा होता तो समृद्ध होता। सम्राट जी, देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो ये भी सोचता होगा कि काश नेपाल जैसा हमारे यहाँ भी हो जाता, क्योंकि पिछले 11 साल में देश के हालात बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।